हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक बार केम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के एग्जाम्पल में प्रोटॉन की टाइप न देकर उसकी जगह पे स्क्वायर में वैल्यू देते हैं, तो वो कैसे सॉल्व करना है वो हमने सीखा था। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हो। आज हम सीखने वाले हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के एग्जाम्पल में अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला की जगह पे मॉलिक्यूलर वेट देते हैं तो वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर वेट 59, डेल्टा वैल्यू 2.6 3H सिंगलेट एंड डेल्टा वैल्यू 6.15 2H ब्रॉडबैंड। पहले के जो एग्जांपल थे वो और ये एग्जांपल में डिफरेंस क्या है तो आप इजीली देख सकते हो कि जो पहले के एग्जांपल थे उसमें हमें यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाता था, पर यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है। जो प्रीवियस हमने एग्जांपल देखे उसमें से मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर से हम इजीली मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते थे, पर अब यहाँ पे तो मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा वो हमें आइडेंटिफाई नहीं है। तो ये मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर से हमें सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना पड़ेगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, कौन सा होगा। उसके बाद हम स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप के एग्जांपल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में नाइट्रोजन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। अब नाइट्रोजन रूल्स है क्या, तो कि नाइट्रोजन रूल्स के ऊपर से आपका जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने प्रेजेंट है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब वो नाइट्रोजन रूल्स कैसे हम एप्लीकेबल होगा, तो इसके लिए दो टाइप है। सबसे पहले, अगर आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑड नंबर में है, मॉलिक्यूलर वेट ऑड नंबर में है। ऑड नंबर यानी कि 1 3 5 डैश 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 ऐसे नंबर होते हैं, तो आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला में नाइट्रोजन ऑड नंबर में प्रेजेंट हो गए। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई 1 3 5 ऐसे नाइट्रोजन प्रेजेंट हो गए। नाइट्रोजन प्रेजेंट। ओके। दूसरी टाइप कौन सी है, दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी है, तो कि हमारे पास अगर मॉलिक्यूलर वेट इवन नंबर है, यानी कि 2 4 6 डैश 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 ऐसा नंबर है, तो उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई आपके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें नाइट्रोजन इवन नंबर में होंगे, इवन नंबर में प्रेजेंट होगा, या ऐसा कह सकते हैं कि भाई नाइट्रोजन एब्सेंट होगा, यानी कि उसमें नाइट्रोजन होगे ही नहीं, ऐसा हम कह सकते हैं। नाइट्रोजन रूल्स यही कहता है कि अगर आपका मॉलिक्यूलर वेट कोई भी है, 59 है, 62 है, 102 है, 100 है, यानी कि कोई भी है, पर वो जो आपका मॉलिक्यूलर वेट है अगर वो ऑड नंबर में है, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसा नंबर है, तो उसमें आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा वो ऑड नंबर में ही प्रेजेंट होगा। अब ऐसा समझो कि मेरा जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ऑड नंबर नहीं है और इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए भी एक पॉसिबिलिटी प्रेजेंट है कि आपका अगर मॉलिक्यूलर वेट इवन नंबर है तो इवन नंबर होगा, तो उस मॉलिक्यूलर फार्मूला में या इवन नंबर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगे या उसमें नाइट्रोजन होगे ही नहीं, यानी कि वो एब्सेंट होगे। अब हमने यहाँ तक नाइट्रोजन रूल्स के बारे में तो पता कर लिया, नाइट्रोजन रूल्स समझ भी लिया, पर इससे पहले अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट वाले एग्जांपल कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो हमारे एटम्स है उस एटम के एटॉमिक मास नंबर आपको
कंपलसरी याद करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं देखूँ तो सबसे पहले कार्बन की बात करूँ मैं, तो कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, वैसे ही क्लोरीन का वैसे तो ज़रूरत नहीं है पर लिख देते हैं 35.5। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, उसमें से ही आपका पूरा मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा, पर इस उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ा सा याद रख लो क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कुछ भी होता है तो उसमें काम लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को पता चल गया है कि भाई मास नंबर कौन सा है, कार्बन का कितना है, हाइड्रोजन का कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, नाइट्रोजन का कितना है, वो सब हमने पता कर लिया। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें मॉलिक्यूलर वेट कैसा है 59, यानी कि कैसा है ऑड नंबर में प्रेजेंट है, यानी कि इसके ऊपर से एक बात कंफर्म हो गई कि आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला में नाइट्रोजन ऑड नंबर में प्रेजेंट हो गए, यानी कि 1, 3, 5 ऐसे प्रेजेंट हो गए। यानी कि यहाँ से उसके ऊपर से मैं एक नोट लिख सकता हूँ कि इन मॉलिक्यूलर फार्मूला नाइट्रोजन is present in odd number because molecular weight 59 is odd number। ओके, यहाँ से हमें एक काम पता चल गया कि उसमें नाइट्रोजन होगा तो वो ऑड नंबर में होगा, यानी कि 1, 3, 5 ऐसे बेस में प्रेजेंट होगा। अब हम सीधा जाएंगे, हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई है वहाँ पे जाएंगे। सबसे पहले डेल्टा वैल्यू 2.6 3H सिंगलेट। अब 3H सिंगलेट है, यानी कि नेबरिंग एटम पे एक भी प्रोटॉन प्रेजेंट होना नहीं चाहिए, तभी वो सिंगलेट प्रेजेंट होगा, यानी कि CH3 उसके बाद एक कार्बन खाली, ऐसा में भी हो सकता है, तभी भी वो सिंगलेट होगा। देन उसके बाद है डेल्टा वैल्यू 6.15 2H ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड है यानी कि उसमें में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा और ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा तभी वो ब्रॉडबैंड देता है, तभी उनका सिग्नल ब्रॉडबैंड होता है, वो हम सभी को पता है। अब यहाँ पे हमने पहले ही देख लिया है कि भाई हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ऑड नंबर में है तो नाइट्रोजन उसमें प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ से हमें एक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसीलिए ब्रॉडबैंड दे रहा है। अब नाइट्रोजन के साथ 2H है, अब 2H वाला यानी कौन सा ग्रुप हो सकता है उसमें NH2 एमाइन हो सकता है। ठीक है, यानी कि एक NH2 हो गया, प्रेजेंट हो गया। अब हमने जो ये फाइंड आउट किया उसका मॉलिक्यूलर वेट चेक कर लेते। ठीक है, सबसे पहले कार्बन का, कार्बन टोटल कितने हैं 2, यानी कि 2 × 12, हाइड्रोजन 5, 1 × 5 एंड नाइट्रोजन 1 × 14 24 5 14, यानी कि यहाँ से आप देख सकते हो कि मेरा जो मॉलिक्यूलर वेट टोटल वेट होगा वो कितना होगा 8 13 4 43 हुआ। टोटल मॉलिक्यूलर वेट हमने कितना फाइंड आउट किया 43, और हमारा कितना है यहाँ पे 59, यानी कि 59 में से 43 माइनस करूँ मैं तो कितना बाकी रहेगा 16 बाकी रहता है, यानी कि 16 बाकी रहता है। तो अब 16 में यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन तो हम बढ़ा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन बढ़ाएंगे तो यहाँ पे सिग्नल बढ़ जाएगा, कोई एक सिग्नल
इंक्रीज़ हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी इतनी ही दी गई है, इसके ऊपर से तो हम हाइड्रोजन तो कैलकुलेट नहीं कर सकते ज़्यादातर, ठीक है। और अगर सपोज़ कि मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन रख दिया तो यहाँ पे सीधा इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि इसका सीधा डबलेट हो जाएगा, और यहाँ पे डबलेट नहीं है, सिंगलेट है, ठीक है। तो हाइड्रोजन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो दूसरा बाकी क्या रहेगा 16 में ऐड करने लायक, ऑक्सीजन बाकी रहता है, जिसका मास कितना है 16 है। तो इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि उसमें एक और ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, और इसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेल्टा वैल्यू 6.15 है। 6.15 होने का मतलब क्या है कि वो डीशिल्डिंग के तरफ आगे बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और दूसरी बात कि यहाँ पे एक और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसकी वजह से डीशिल्डिंग ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन और प्रेजेंट हो गया। तो हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बना, पॉसिबल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये वाला बना, और इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा इसका, C2H5NO, यानी कि C2H5NO, ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बना। यहाँ पे आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर वेट 122, डेल्टा वैल्यू 7.63H कॉम्प्लेक्स, डेल्टा वैल्यू 8.2 2H कॉम्प्लेक्स, एंड लास्ट डेल्टा वैल्यू 12.69 1H सिंगलेट। ओके, अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है। अभी मैंने आपको कहा कि अगर मॉलिक्यूलर वेट दिया जाता है तो उसके ऊपर हम नाइट्रोजन रूल्स एप्लीकेबल होता है। अब नाइट्रोजन रूल्स अभी मैंने आपको सिखाया कि अगर आपका मॉलिक्यूलर वेट इवन ऑड नंबर है तो उसमें ऑड नंबर में नाइट्रोजन प्रेजेंट हो गए, अगर इवन नंबर में है तो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला में नाइट्रोजन इवन नंबर में प्रेजेंट हो गए या नहीं हो गए, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 122, यानी कि इवन नंबर में प्रेजेंट है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई मॉलिक्यूलर वेट 122 इवन नंबर is present, then in molecular formula nitrogen present in even number और एब्सेंट। यहाँ तक हमने फाइंड आउट कर लिया नाइट्रोजन रूल्स के हिसाब से। अब सीधा हम जाएंगे जो डेल्टा वैल्यूज ने वो जब वैल्यू दी गई है उसके ऊपर जाएंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हो 7.63H कॉम्प्लेक्स एंड 8.2 2H कॉम्प्लेक्स। अब ये जो दो वैल्यू है वो आपको पता है कि भाई एरोमेटिक रिंग की वैल्यू है। एरोमेटिक की वैल्यू 6 to 8.5 के बीच में आती है, और ये दोनों वैल्यू इसमें प्रेजेंट है। ऊपर से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया गया है, कोई सिग्नल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इसके ऊपर से हम एक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि यहाँ पे C6H5 प्रेजेंट है, मोनो सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, ऐसा हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड थिंग, यहाँ पे दूसरी वैल्यू दी गई है डेल्टा वैल्यू 12.69 1H सिंगलेट। 1H सिंगलेट है, 1H सिंगलेट, और डेल्टा वैल्यू 12.069 है, यानी कि इसके ऊपर से हम ये कह सकते हैं कि जो 12.69 है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की वैल्यू है। कार्बोक्सिलिक एसिड की वैल्यू है 10.5 to 13 उसके बीच में आती है। तो यहाँ पे 12.69 है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है, उसमें एक हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। तो इसके लिए 1H सिंगलेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम दूसरे एक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि उसमें
COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से हम पॉसिबल स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं, पर सबसे पहले तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना पड़ेगा। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C7H6O2। C7H6O2 बना है। अब उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हम चेक कर लेते हैं, इतना ही है कि ज़्यादा है। तो सबसे पहले 7 × 14 कार्बन, देन हाइड्रोजन 1 × 6, देन ऑक्सीजन 2 × 16। ओके, यहाँ तक आया। सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बन 7 × 12 यानी कि 84, हाइड्रोजन 1 × 6 6, ऑक्सीजन 2 × 16 यानी कि 32। इसका जो प्लस करते हैं तो 122 हो जाता है, यानी कि हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सेम है, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा सही है। तो हमने जो अभी NMR रेंज के ऊपर से, डेल्टा वैल्यू के ऊपर से हमने जो ग्रुप फाइंड आउट किए थे, उसके ऊपर से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनता है हमारा एरोमेटिक रिंग, देन COOH, यानी कि बेंजोइक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसे ही मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर से कई सारे एग्जांपल NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम सॉल्व करते हैं, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूलर वेट दिए जाते हैं उसके ऊपर से हम नाइट्रोजन रूल्स एप्लीकेबल करके हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके ऊपर से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही सीखेंगे और आज H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ख़त्म हो रहा है। तो अगर आज के वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक करो एंड शेयर भी कर दो। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और मुझे बता सकते हो, ताकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सके। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखने वाले हैं UV स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, यानी कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि जैसे सब्सक्राइब तो कर ही दो और साइड पे दिया गया बेल आइकॉन भी प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।